तस्वीरों में नजर आ रही लंबी कतारें और उम्र को पीछे छोड़ते हुए जज्बा मतदान का। मतदान मेरा अधिकार के तहत अलग अलग जगह से लोग घरों से मतदान केंद्र पहुंचे। मकसद गांव सरकार के चुनाव का। 3 चरणों में होने वाले मतदान में पहला चरण संपन्न हो गया। सुबह 7 बजे से मतदाता कतारों में दिखे और अब दूसरा चरण 1 जुलाई और तीसरा 8 जुलाई को होगा। लेकिन पहले चरण की वोटिंग में एक और उत्साह दिखा तो वहीं दूसरी ओर आई वो तस्वीरें भी सामने जिनकी हर चुनाव में होने की संभावना बनी रहती है। भिंड के बारहट गांव में प्रत्याशियों के गुट आपस में भिड़े तो लहार के लपवाहा गांव में मतदान केंद्र में फायरिंग हो गई। दतिया में 2 पक्षों में गोली चलने के साथ ही उपद्रवियों ने मतपेटी में पानी भर दिया। हालांकि इस सबके बीच प्रशासन मुस्तैद नजर आया। छुटपुट घटनाओं के बीच चुनाव संपन्न हो गया। सब के पीछे जो सत्ताधारी दल है उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं। जिस तरह से बूथ कैप्चरिंग के वारदातें हुई हैं मध्य प्रदेश में, जिसने लोकतंत्र को एक बार फिर दागदार किया है, उचित जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, बिना सिंबल के चुनाव होता है, वहाँ किस तरीके की लड़ाइयाँ हैं। मध्य प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने का काम सदैव से कांग्रेस करती रही है। उनको लगता है कि यहाँ डिस्टर्बेंस होता रहेगा तो ही उनकी पूछ परख होगी। इसलिए मेरा आग्रह है कांग्रेस से कि इस तरीके की अनर्गल बातें करके जबरदस्ती इस वातावरण को बिगाड़ने का काम न करें। पंचायत चुनाव के साथ साथ सियासी दलों की नजर निकाय चुनाव पर जमी हुई है। ऐसे में चुनावी मोड में रहने वाली भाजपा में दिन भर बैठकों का दौर रहा। बीजेपी ने प्रदेश भर के सभी वार्डों की बैठक ली तो कांग्रेस बोली नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता लगा हुआ है। छिंदवाड़ा मॉडल, कौन सा छिंदवाड़ा मॉडल? अरे कमलनाथ जी, जब आप मुख्यमंत्री थे 8 लाख आवास गरीबों के प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने तय किए थे। कमलनाथ जी जवाब देना, तुमने 2 लाख मकान ही वापस कर दिए कि हमें मकान नहीं चाहिए, मध्य प्रदेश के गरीबों को मकान नहीं चाहिए। अरे कमलनाथ, तुम्हारा क्या बिगड़ता था? सब मान रहे हैं, सब मान रहे हैं। कांग्रेस की लड़ाई हर कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ रहा है। भले ही पंचायत चुनाव में सियासी दलों का सीधा दखल न हो, लेकिन समर्थित कार्यकर्ताओं के खड़े होने से कहीं न कहीं राजनीतिक दलों का रुझान बना हुआ है। अब देखना होगा कि ग्राम सरकार के बाद निकाय का मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। ग्राम सरकार के संग्राम में जनता देगी किसका साथ? क्या ग्राम सरकार पर कब्जा तय करेगा निकाय की नीति? पंचायत चुनाव की वोटिंग में मतदाता के उत्साह के क्या मायने? निकाय के पहले कांग्रेस भाजपा के दिग्गजों की वोट अपील कितनी काम आएगी? ये सवाल लगातार सबके मन में है, क्योंकि पंचायत और उसके बाद निकाय और नजर जो है दिग्गजों की वो 2023 पर है, क्योंकि कमलनाथ बार बार दोहरा रहे हैं कि सत्ता में वापस आएंगे। और वहीं अगर बात की जाए तो प्रदेश सरकार के मुखिया भी कमलनाथ से सवाल पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनता के लिए जो विकास होना था उसमें 15 महीने केवल कांग्रेस की सरकार आने से बाधा हुई और इसकी वजह से जनता को उनका हक नहीं मिल पाया। लेकिन वहीं कुछ दूसरे और सवाल हैं जहां पर यह सोचना होगा कि ग्राम पंचायत में जो चुनाव हो जाने चाहिए थे उसकी देरी के पीछे क्या विकास जब रुका उसका असर बीजेपी पर पड़ सकता है। सवाल यह भी है कि निकाय में क्या बीजेपी का दबदबा कायम रह पाएगा। इस पर बात करते हैं, मेहमानों से जुड़ते हैं सीधे। हमारे साथ सिद्धार्थ राजावत जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ संदीप पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप, स्वागत है आपका। और साथ ही राकेश शर्मा जी हैं, आप बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है।
शुरुआत करना चाहेंगे सिद्धार्थ जी आपसे। आरोप आपने सुने और जिस तरीके से पूछा जा रहा है, बार बार 15 महीने का जिक्र होना, ग्राम पंचायत की बात हो, निकाय की बात हो, 2023 का सपना बीजेपी देख रही है और विजय पताका फहराने की बात कर रही है, डबल इंजन की सरकार का बार बार जिक्र होता है, कांग्रेस के पास क्या है? नाजनीन जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप देखिए, विगत 17 वर्ष से इनकी सरकार है, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं और कमलनाथ जी के 1.5 वर्ष के कार्यकाल पे उंगली उठाते हैं। अरे आप स्वर्णिम मध्य प्रदेश बोलकर आए, आप विकसित मध्य प्रदेश बोला, फिर आपने बोला आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। आप तीनों में विफल हो गए। तब जनता ने आपको कुर्सी से हटाया और आपको नीचे बैठाला। अब आप देखिए किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करके बैकडोर एंट्री करने के बाद आके 1.5 वर्ष की बात करते हैं। कभी माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी ने बोला भी था एक बार कि मैं चैलेंज करता हूं कि शिवराज सिंह जी मेरे सामने कुर्सी डाल के बैठ जाए, मैं बैठ जाता हूं और सारे पत्रकारों को बुला देता हूं। आप सवाल कर लीजिए, जनता को बैठा देते हैं, जनता मुझसे सवाल कर ले और आपसे सवाल कर ले। कम से कम जनता को तो फेस करें आप, या पत्रकारों के सामने सत्य परोसें आप। आपके पास इवेंट आप देखिए, जब भी देखिए तो आप आयोजनों में लगे रहते हैं। 5,000 करोड़ से ज्यादा का विज्ञापनों पे खर्च कर दिया है। कोरोना काल में आप देखिए हर जगह पे पोस्टर पे आपका फोटो, बैनर पे आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे पेट्रोल लेने, पेट्रोल का जो जीएसटी का जो रेट है वो तो घटा नहीं रहे हैं, जो केंद्र ने घटा दिया है वो तो नहीं घटाने की बात कर रहे हैं, पर अपना फोटो जरूर चमका रहे हैं। सिद्धार्थ जी, यही तो मेरा प्रश्न था कि अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी ब्रांडिंग भी कर रही है और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 1-to-1 चर्चा के लिए बैठ जाइए, अगर बीजेपी इस तरह की कोई बात, आपका निमंत्रण नहीं स्वीकार करती, तो कांग्रेस जनता के बीच कैसे जाने वाली है? देखिए, विगत 8 माह से मैं आपको बता दूं, विगत 8 माह से कांग्रेस और माननीय कमलनाथ जी घर चलो घर घर चलो जन जागरण अभियान में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अभी कर रही है, हम विगत 8 माह से हमारा निरंतर चल रहा है और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में चल रहा है। उसमें हम जनता के बीच में गए। पेट्रोल डीजल महंगाई, आप देखिए 10,000 से ज्यादा गांव है जहां पे बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, पूरी की पूरी सड़कें गायब हो गई हैं और कागजों पे सड़कें स्वीकृत है, उसके पेमेंट हो गए। भ्रष्टाचार चरम पे है मध्य प्रदेश के अंदर। अगर भ्रष्टाचार के ऊपर अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए तो मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में शिवराज सिंह जी वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम कायम करा। लेकिन आप साइलेंट तैयारी कर रहे हैं राकेश जी, आपकी तैयारी इवेंट के रूप में दिख रही है। आपको लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो विपक्ष के रूप में शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, लेकिन सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि साइलेंट तरीके से जनता के बीच तो है उनकी पकड़। और दूसरा, अगर हम आज के संदर्भ में बात करें, जिस तरह से आरोप लगाए गए कांग्रेस के ऊपर, वो प्रमाण के साथ हैं या केवल राजनीति है? देखिए नाजनी जी, आज का जमाना हाईटेक जमाना है। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर तरह की जानकारी उस पर उपलब्ध है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने छिंदवाड़ा में कहा कि 8 लाख मकान जारी किए थे केंद्र सरकार द्वारा, और मध्य प्रदेश सरकार ने अगर 2 लाख मकान उसमें से वापस केंद्र सरकार को लौटा दिए कि हम इनको नहीं बनाना चाहते, तो ये प्रमाण है, इसमें कोई दोराव छुपाव नहीं है। दूसरी बात, मैं एक और नाजनीन जी आपके चैनल के माध्यम से बड़ी अच्छी बात कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में 109 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। आप शाहगंज नगर पंचायत की बात कर लें, वहाँ 15 में से 15 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। सागर की बात कर लें, भूपेंद्र सिंह जी के क्षेत्र की, वहाँ पे 15 में से 13 पार्षद निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के चुने गए। कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है। एक बात, 109 स्थान की भी बात करी, 2 नगर पंचायतों की भी बात करी, 2 पार्षदों की भी बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, एक टीकमगढ़ और एक छतरपुर, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद निर्विरोध चुने गए। आज अगर कमलनाथ जी की बात करते हैं तो कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में क्या बोया, ये मैं आपके सामने आपके माध्यम से रखना चाहूँगा। मेरे विद्वान साथी ने जो आरोप लगाए, जरा इन बातों का भी जवाब दें। मध्य प्रदेश में उमंग सिंगार कांग्रेस के मंत्री थे जिनने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। उनने दिग्विजय सिंह जी हो या सरकार हो, किस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, किस पे खनन माफिया के आरोप लगाए थे, किस पे शराब माफिया के आरोप लगाए थे। आपने माननीय दिग्विजय सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई करी या उमंग सिंगार के खिलाफ कार्रवाई करी? चलिए उसको छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि हमने किसान का कर्ज माफ किया। लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, राकेश शर्मा नहीं बोल रहे। उनने कहा कि कांग्रेस ने 10 दिन में कर्ज माफ नहीं किया, राहुल गांधी को भोपाल आके माफी मांगना चाहिए। ये कौन मांग कर रहा है? लक्ष्मण सिंह। किस पार्टी के? कांग्रेस पार्टी की। तीसरी बात, मैं और सामान्य सी बात करना चाहता हूँ। आज अगर विकास की बात होती है तो कांग्रेस पार्टी कहती है मध्य प्रदेश में क्या हुआ। अन्न उत्पादन में मध्य प्रदेश ने पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ के नंबर 1 की पोजीशन पर आया है।
दूध उत्पादन पे मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे आया है और जैविक खेती में मध्य बातें भी कही उन्होंने जिसपे जी, मैं नंबर 1 सबका पे पेट्रोल महंगाई बेरोजगारी। एक प्लीज नाजिन जी 1 मिनट का मौका दे दीजिए, मैं सब बात रखना चाहता हूँ। जैविक खेती में मध्य प्रदेश टॉप के 5 प्रदेशों में शामिल है, दूसरे नंबर पे है। आज एक बात बताइए, हिंदुस्तान में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल राजस्थान में किसकी सरकार? किसकी सरकार? कांग्रेस पार्टी की सरकार। ये कहते हैं कि जब केंद्र सरकार ने वेट कम किया, मध्य प्रदेश ने क्यों नहीं कम किया? मैं इनकी थोड़ी सी निवेदन करूंगा, राजावत साहब, शिवराज सिंह चौहान ने कम किया था। जो 9 प्रदेश है जहां पे विपक्ष की सरकार है, 1 पैसा कम नहीं हुआ, जिसमें आपकी राजस्थान की भी और आपकी छत्तीसगढ़ की, आपकी पूर्व की महाराष्ट्र की सरकार, ये सब सरकारें शामिल है, ममता बनर्जी तक शामिल है, 1 पैसा कम नहीं किया। क्या वहां लोगों को महंगाई नहीं दिखती? क्या वहां पेट्रोल की जरूरत लोगों को नहीं होती? मेरा आज फिर कहना है, केंद्र सरकार ने फिर आज पैसे कम किए पेट्रोल डीजल पे, अब आप कम कर लेते, किसने मना किया था? दूसरी बात, महिला अत्याचार की बात जब कांग्रेस के नेता करते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। कांग्रेस के संसदीय कार्य मंत्री राजस्थान के कहते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार इसलिए होते हैं क्योंकि वहां मर्द रहते हैं। ये इनके शब्द हैं। तो एक सेकंड नहीं, कंपेयर वाली बात नहीं हो रही नाज़नीन जी। मेरा ये कहना है कि आरोप लगाने से पहले एक बार अपनी गिरेबान में कांग्रेस के नेता झांके। मध्य प्रदेश में इनके विधायक, नहीं मैं मध्य प्रदेश के बारे में आ रहा हूँ, वही आ रहा हूँ मैं। मध्य प्रदेश में इनके विधायक के बेटे बलात्कार कर रहे हैं, राजस्थान में इनके मंत्री का बेटा बलात्कार कर रहा है, कर्नाटक में इनका विधायक, आपके मंत्री का बेटा जीप चला रहा है तो वो तो ओलंपिक में। देखिए मैं तो सोचता था कि सिद्धार्थ जी आप सुनने की क्षमता रखते हैं, आप विद्वान हैं। मैंने आपके समय में, देखिए मेरी बात लगना चाहिए आपको मिर्ची, लगना चाहिए आपको मिर्ची। जब आपका चेहरा सामने आता है तो मिर्ची लगना चाहिए, लगना चाहिए आपको। दोनों को फिर से मौका मिलेगा। मैं एक बार मैं रुक कर लेती हूँ, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। संदीप जी बीच में बैठे हैं, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आज वो पिस गए बीच में। दोनों तरफ से अगर इतनी तेज आवाज हो, ठीक है सिद्धार्थ जी पूछ लेते हैं ना, निष्पक्ष टिप्पणी ले लेते हैं। संदीप जी, जिस तरीके से राकेश जी ने पक्ष रखा, चाहे वो महंगाई के मामले में हो, चाहे वो महिला अत्याचार के मामले में हो, क्या ये कंपैरिजन करना आपको तर्कसंगत लगता है? और दूसरा, अगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो इसमें क्या आपत्ति है? और सवाल ये भी है कि अगर वहां पर कुछ गलत हुआ है तो यहां पर सरकार में जो है वो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि क्राइम रेशो कम हो और साथ ही साथ जनता को भी ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। ये कहना कि राजस्थान में कम नहीं हुआ, एमपी में नहीं हुआ, ये आपको ठीक लग रहा है क्या? देखिए नाज़रीन जी, दोनों राजनीतिक दल हैं, अपने को बेहतर बनाने की हर संभव कोशिश करेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार तर्क दिए जाते हैं। सरकारें क्यों चुनी जाती हैं? जनता के लिए चुनी जाती हैं, अपराध पर नियंत्रण हो। हम ये कह के नहीं बच सकते कि दूसरे राज्य में ये हाल है। सवाल यह है कि विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना और सरकार का काम है जवाब देना, लेकिन जनता के लिए सुविधाएं किसको देनी है, ये जिम्मेदारी, बेसिक जिम्मेदारी सरकार की होती है। और हम किसी दूसरे राज्य का हवाला देके अपने को नहीं बचा सकते, क्योंकि हमने चुना क्यों आपको? मैं कह रहा हूं कि पिछले काल में रोज 100 अपराध होते थे, आज 90 हो रहे हैं। आपको यह स्वीकारना पड़ेगा कि 90 तो हो रहे हैं ना, उसको हम 0 पे कैसे लाएंगे? मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि सरकारें किसी भी राजनीतिक दल की हो, वो दूसरे से तुलना करके अपने को बचाने की कोशिश करती हैं। जो विपक्ष में होता है वो अपने तरह से तर्क देता है, आज जनता की नहीं सोचता, क्योंकि जनता सवाल सीधे पूछ नहीं सकती आपके से। हाँ, उसके पास एक मौका जरूर होता है, जब चुनाव होता है तब वो जवाब देती है, तो उसे 2 में से बेहतर चुनना होता है। वहीं दिक्कत खड़ी हो जाती है, उसे उस समय जो बेहतर नजर आता है उसे वो वोट देते था, वो सत्ता में आ जाता है और उस वोट के चलते उसे ये लगने लगता है कि उसने जो पिछले काल में किया है या जो भी किया है वो बेहतर था, इसलिए वो चुना गया। मेरे विद्वान साथी संदीप पौराणिक जी ने जो बात कही, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि जनता को एक मौका मिलता है। मध्य प्रदेश में 15 माह की कमलनाथ सरकार थी, उसके बाद 28 स्थानों पर चुनाव होते हैं। अगर माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने इतने अच्छे काम किए थे तो 28 स्थानों पर जब चुनाव होते तो कांग्रेस क्यों हार जाती? पूरे देश में 5 प्रदेशों में चुनाव होते हैं, 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। 196 स्थानों पे उत्तर प्रदेश में। अरे भाई चिल्लाइए, प्रशासन का दुरुपयोग आप लोग पंजाब में अभी भी कर रहे हैं, पंजाब में अभी भी कर रहे हैं आप, चलिए अभी भी कर रहे हैं आप। ये आप लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आपको भी उतना ही मौका दूंगी, सुन लेते हैं इनकी बात, फिर मैं आपके पास आऊंगी। पंजाब में आपकी सरकार थी ना, ठीक ही नहीं थी, पर वहां जो सिद्धू और वहां के मुख्यमंत्री में आपस में जो छीना झाटी चल रही थी वो जनता देख रही थी, इसलिए उसने जवाब दिया। 4 प्रदेशों में हमारी सरकार थी, दोबारा रिपीट हुई, अच्छे काम कर रहे थे ना, इसलिए रिपीट हुई।
5 स्थानों पर मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, लोकसभा का हुआ खंडवा, भारतीय जनता पार्टी जीती। जोवट जो पूरी तरह से आदिवासी सीट थी वो भारतीय जनता पार्टी जीती। पौराणिक साहब ने जो कहा कि जनता काम देखती है, काम देखती है, जाएगा। लेकिन सिद्धार्थ जी क्या लगता है, ये बात ठीक है कि जब मौका था, जब आपने बहुत कहा कि आपके जिस तरीके से सरकार गई उसमें बीजेपी का हाथ था, अभी भी आप वही दोहरा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ जब चुनाव हुए तब आप जनता को ये बात नहीं समझा पाए। दूसरी तरफ अभी हमने दिग्विजय सिंह को सुना, वो ये कह रहे हैं कि सब एकजुट हैं, सबको मना लिया जाएगा। कमलनाथ जी को ये तक कहना पड़ रहा है कि पांव पकड़ लो। ये इस तरीके की नौबत क्यों आ रही है? क्या आपके संगठन में वो बात नहीं है जो बीजेपी में है? देखिए सर, प्रथम तो मैं आपको बता दूं कि महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, एक बीडी भाजपा और एक बीमार भाजपा जो ग्वालियर में बैठी हुई है। तो कांग्रेस को कम से कम ये लोग आईना ना दिखाएं, पहले इनकी जो 5 खेमे ये पहले एक हों। उधर महाराज बोलते हैं कि दिल्ली बात करेंगे महापौर के टिकट के लिए। जवाब हो गया, जैसा कि मैंने जब महंगाई और बेरोजगारी पे सवाल किया नहीं, मैं आपको आगे भी बता रहा हूँ, आगे भी बता रहा हूँ। आप गुटबाजी पे इनके खेमे गिना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का तो लंबा नाता रहा है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नाज़नीन जी मैं बता रहा हूँ, मैं बड़ा निर्भीक आदमी हूँ, मैं हर चीज का जवाब देना जानता हूँ। अगर आप जो पूछेंगे उसका भी जवाब बिल्कुल पारदर्शिता से दूंगा मैं। देखिए कांग्रेस के अंदर, देखिए जहां 4 बर्तन होते हैं वहां खटकते हैं, पर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस खटके साहब, ये बाहर जब पहुंच जाते हैं तो बीजेपी लपक लेती है आपके। नहीं, कोई नहीं लपक लेती है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का सुबह सुबह उठ के एक काम है कि वो बॉल लेके सीधे पत्रकारों के थ्रू एक बॉल लेके कांग्रेस के कोर्ट में फेंक देती है। सुनिए, और उनका एक ही काम रहता है, राहुल भैया अलग जा रहे हैं, अजय सिंह जी अलग जा रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी अलग जा रहे हैं। अरे जब सब लोग एक साथ बैठे होते तब आप क्यों नहीं बताते कि आज है ना सबने मिलकर मीटिंग करी है? तब सबको भारतीय जनता पार्टी को सांप सूंघ जाता है, क्योंकि उनको मालूम है कि दिग्विजय सिंह जी जिस दिन आएंगे फ्रंट फुट पे खेलने तो संघ और भाजपा को मिर्ची लगेगी तो उनको कोई रोक लगेगी क्योंकि आपका रोक करना माननीय दिग्विजय सिंह जी को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि भाजपा का और संघ का रोक कौन सी परिस्थिति आप कांग्रेस के सामने चाहते हैं जब दिग्विजय जी आएंगे फ्रंट फुट पे खेलने के लिए? क्योंकि वो तो बहुत पहले ही दोहरा चुके हैं ना कि वो सामने आते हैं तो वोट कट जाते हैं, ये भूल जाते हैं। संदीप जी क्या लगता है कौन रोक रहा है कांग्रेस को एक होने से? और हम कह रहे हैं कि अगर अलग अलग सक्रिय है, कांग्रेस एक है, आज की डेट में कांग्रेस एक है। देखिए जिस समय पे प्रत्याशियों का चयन, सुनिए नाज़नीन जी, जिस समय प्रत्याशियों का चयन हो रहा था, जो भी क्षेत्रीय विधायक था उसने जिम्मेदारी ली थी कि इनको आप टिकट दीजिए और उनकी गारंटी हम लेंगे। तो माननीय कमलनाथ जी ने एक बात बोली थी कि तुम इसकी टिकट मांग रहे हो, उसकी जिम्मेदारी ले रहे हो, तो तुमको ये लिख के देना पड़ेगा। सोचिए कितनी सख्ती अपनानी पड़ रही है। सख्ती देखिए, संगठन तो संघ में सख्ती नहीं है क्या? इनके संघ में भी सख्ती है। जब संघ का डंडा कस जाता है, भाजपा के लोग घर बैठ जाते हैं, आके चुपचाप अंदर बैठ जाते हैं। अगर हमारा संगठन उसमें कोई सख्ती कर रहा है तो उसमें आपको है ना भेदभाव दिख रहा है। अगर संघ कर रहा है तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, आपने कहा नामांकन वापस हो लिया, लेकिन निर्विरोध बीजेपी के जो कैंडिडेट्स थे वो जीत जाते हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दिग्विजय जी लेंगे, कमलनाथ जी लेंगे? देखिए 92% हमारे जो बागी प्रत्याशी थे उन्होंने पूरे नामांकन वापस लिए हैं, और जो बचे हुए हैं उनसे बाकायदा वो नहीं कह रहे जो निर्विरोध चुन लिए गए बीजेपी से। अभी गिनती गिनाई थी ना राकेश जी ने पार्षदों की, तो वहां पर कौन जिम्मेदारी लेने वाला है? ये जो हुआ, सुनिए, ये जो सामने हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी जैसे ये जोवट की बात कर रहे थे, जोवट में मैं प्रभारी था, महगांव में मैं प्रभारी था उपचुनाव में। मैंने देखा है वहां पे शासन का, प्रशासन का किस प्रकार से दुरुपयोग किया गया है। हेमंत कटारे जी 10,000 वोट से चुनाव जीत गए थे, किस प्रकार से गोलियां चली। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि वहां पे एसपी कलेक्टर ने इन्वॉल्व होकर डायरेक्ट। थोड़ा पूछ लेते हैं संदीप जी, प्रकाश डालिए। ओल्ड ग्रांड पार्टी ओल्ड में जीती है, ओल्ड में नहीं जीती। अगर आपने ये बात करी है तो उसकी बात भी सुनिए आप। लेकिन उसे पॉलिश की नीड है सिद्धार्थ जी। ओल्ड इज गोल्ड हो सकता है, लेकिन उसे पॉलिश कीजिए। पॉलिश हो रही है हमारी पार्टी में आज की डेट में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी है भारतीय जनता पार्टी में। पहले ये जाए, पहले विजयवर्गीय जी को मनाए, नरोत्तम मिश्रा जी जाके बंद कमरे में नरेंद्र सिंह तोमर से बात करते हैं और महाराज के खिलाफ सब लोग साजिशें रचते हैं। पहले महाराज और नरेंद्र सिंह तोमर और जयवंत सिंह पवैया एक होने पहले नजरें हैं। संदीप जी देखिए नाज़नीन जी, गुटबाजी दोनों दलों में होती है, किसी में खुल के सामने आती, किसी अंदर खाने होती है। देखिए जहाँ तक संगठन का जो डंडा है वो आपके नेताओं पर चलना चाहिए, उस डंडे का डर नेताओं पर होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि वो डंडे का डर बीजेपी में हम देखते हैं तो दिखता है। संगठन का अगर पदाधिकारी, चाहे संगठन महामंत्री हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, अगर वो बात कह देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के किसी भी नेता में ये साहस है कि उस लाइन से हटके चला जाए या उस बात को काट दे।
कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या है, वो ये कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर टकराव है तो कमरे के अंदर हो, कमरे के बाहर जब आ जाता है तो चर्चाएं हो जाती हैं। मेरा ये मानना है कि जैसे हमने सड़क पर जब दिग्विजय सिंह जी बैठे थे तो कमलनाथ जी ने आके जो कहा वो चीजें वायरल हुई। ये जब चीजें आती हैं तो उस कार्यकर्ता को आप समझिए जो जमीन पर काम कर रहा है, जो आज राजावत जी जैसे लोग काम कर रहे हैं, अगर ये देखेंगे कि हमारे दो बड़े नेताओं में आपस में झगड़ा चल रहा है छतरी के नीचे तो जाके खड़े कहां खड़े हों? तो वो एक्चुअली कांग्रेस में आप देखिए तो ऊपर से लेके नीचे तक कांग्रेस है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, लेकिन उसकी निष्ठा किसी और के साथ है। बात की तो मुझे लगता है बचा हुआ समय भी निकल जाएगा, लेकिन अगर हम आज की बात करें, पंचायत चुनाव का पहला चरण हो गया है, छुटपुट घटनाएं भी हुई, फायरिंग की भी खबरें आई और एक दूसरे पर इस चुनाव में बाधा डालने का आरोप भी कांग्रेस बीजेपी ने लगाया। लेकिन आपको क्या लगता है, जहां समर्थित कार्यकर्ता चुनावी मैदान में है, अगर परिणाम ऐसा आता है जिससे बीजेपी का दबदबा बढ़ता है, तो क्या निकाय पर भी इसका असर आप देखते हैं? देखिए नाज़रीन जी, ये चुनाव पूरी तरह गैर दलीय आधार पर हो रहे हैं, लेकिन राजनीति की पहली सीढ़ी है पंचायत, ग्रामीण इलाके से आता है या नगरीय निकाय में पार्षद। हम बहुत बड़े नेता मध्य प्रदेश के देख रहे हैं, कोई पार्षद बन के आया, कोई पंच सरपंच बन के आया, तो गैर दलीय आधार पर जरूर है, लेकिन प्रतिनिधि राजनीतिक दल के हैं लोग, और अगर वो जीत के आते हैं तो आप ये तय मानिए कि बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर उस दल की पकड़ मजबूत नजर आएगी। वो रिजल्ट तो वो राजनीतिक दल अपने काउंट करें कितने हम जीत के आए, अगर वो चुनाव में जीतते हैं तो मुझे लगता है नगरीय निकाय, उसके बाद 2023 के विधानसभा के चुनाव जो है उस पर बड़ा असर पड़ेगा। देखिए नाजनीश जी, माननीय मुख्यमंत्री भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान ने अपील की थी कि आप समरस पंचायत बनाइए, निर्विरोध पंचायत बनाइए। और मध्य प्रदेश का मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई जिला होगा कि जहाँ पे लोग निर्विरोध नहीं चुने गए होंगे। मुख्यमंत्री की अपील का असर हुआ, और मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादातर ग्रामीण आपस में बैठ के अगर ये तय कर लें तो ये जो अब हम देख रहे हैं कि कोई बंदूक लेके खड़ा है, कोई लठ लेके खड़ा है, ये सब परंपराएं खत्म हो जाएगी, और जो भाईचारा है, एक दूसरे का समन्वय है, और जो विकास के सपने वो पूरे होंगे। मुझे एक और बात यहाँ कहना है कि मेरे विद्वान साथी बार बार महाराजा सिंधिया से लेके ज्योतिराज सिंधिया को याद करते रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप याद कीजिए, पर ये देखना भूल जाते हैं कि आजकल चैनलों पे देख लीजिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का ग्वालियर का महापौर का जब उम्मीदवार अपना फॉर्म भरता है तो उसी मंच पर शिवराज सिंह चौहान, BD शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिराज सिंधिया जी और स्थानीय सब नेता एक साथ खड़े होकर मुस्कुराते हैं और कैंडिडेट का फॉर्म भरते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में एक तस्वीर कांग्रेस की बता दी। मेरा एक और निवेदन है, मेरा बोल लेंगे विद्वान साहब, बोल लेने दीजिए विद्वान साहब। 12 लोग थे, ये बात आपने स्वीकार कर ली ना, लोकतंत्र की हत्या कैसे हो रही है, कैसे हो रही है? 12 लोग कलेक्टर के सामने, जबकि 3 लोग अलाउ थे। ये बात मानेंगे ना, इनने स्वीकार कर ली ये बात। चलिए नहीं, मतलब लोकतंत्र की हत्या इससे नाजरीन जी, मंच नहीं, अभी आपने क्या कहा? नहीं, बात नहीं पलटी है, बात नहीं पलटी है। अभी उन्होंने क्या कहा? किस प्रकार से पर्चे भरवाने के लिए, बाद में भी देख सकते हैं, देखिए किस प्रकार से पर्चे भरवाने के लिए साथ खड़े थे 8 लोग। ये बात स्वीकार कर ली इन्होंने कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मतलब चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई गई हैं, चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई गई है। राकेश जी, बार बार विकास की बात होती है, चुनाव आयोग की धज्जियां, कांग्रेस की धज्जियां। एक तरफ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 8 लोग चाहिए। चर्चा इतनी सार्थक रही है, मुझे लगता है आप दोनों थोड़ा कॉपरेट करें। मैं तो कॉपरेट पूरा करता हूं, मुझे राकेश जी नहीं समझ में आती। अब ये बताइए, आप ये कह रहे हैं चिल्लाने क्यों लगती? शिवराज जी की बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है तो चिल्लाओ। हर डिबेट में आदत हो गई कांग्रेस के प्रवक्ताओं की, जवाब नहीं देना तो चिल्लाइए। चलिए राकेश जी से जवाब ले लो। विकास पर राकेश जी से जवाब ले लेते हैं। राकेश जी, विकास की बात बार बार दोहराई जा रही है, ठीक है, विकास ऐसा है जो लगातार होता रहेगा, लेकिन जो बातें कही गई थी उसमें भी बहुत कुछ अधूरा है। ऐसा नहीं है कि कहीं से वोट के बहिष्कार की खबरें नहीं आई, लोगों में नाराजगी नहीं है, तो उस नाराजगी को कब तक और कैसे दूर किया जाएगा, और साथ ही 2023 के लिए आपका क्या एजेंडा होगा? देखिए नानी जी, कोई भी ये नहीं कह सकता कि 100% विकास हो गया। ये जो परंपरा धीरे धीरे चलती है। आज छिंदवाड़ा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा तो वहाँ पे फ्लाईओवरों की ज़रूरत है, नई सड़कों की ज़रूरत है, वहाँ स्मार्ट सिटी की ज़रूरत है, वहाँ मेट्रो की ज़रूरत है। तो हमारे अगर मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमारा महापौर बनेगा और सरकार उसके साथ रहेगी, तो इस तरह के नए और विकास के नए आयाम गाड़े जाएंगे। और मुझे लगता है कि जो अगर ये कहने लगे कि पूरा विकास हो गया, जैसे माननीय कमलनाथ जी कहते थे कि छिंदवाड़ा मॉडल, आज पोल खुल गई। जी बोलिए सिद्धार्थ जी। देखिए सर्वप्रथम तो मैं
राकेश भाई को एक बात याद दिला दूं कि 3,75,000 करोड़ का कर्जा है और केंद्र से एक राशि आती है 60% और 40% राशि राज्य सरकार देता है। विगत 3 साल से ये 60% राशि नहीं ले पाए हैं और जितनी योजनाएं इन लोगों ने, जितने नारियल फोड़े, जितनी पट्टिकाएं लगाई हैं, सब पाइपलाइन में है। ये आप सड़क के पार जाएंगे ना अभी, अरे सुनिए, घर के लिए, अरे सुनिए, तो ये जो फ्लाईओवर बन रहा है ना, अरे फ्लाईओवर आपका देर नहीं है, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बना था मेट्रो। हाथ जोड़ के नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, की बात करते हैं। एक तरफ आपको रिकॉर्ड निकाल के दूंगा, मैं रिकॉर्ड निकाल के दूंगा, मैं दूंगा रिकॉर्ड। बिना पैसे के ये विकास हो रहा था राजनीति जी के सामने, मैं रिकॉर्ड निकाल के दूंगा, मैं रिकॉर्ड निकाल के दूंगा। आप क्या झूठ बोलने के 17 साल में आप जैसे 4 एक मिनट नहीं, सुनिए, अब समय नहीं है, अब समय नहीं है, समय नहीं है। हाँ राकेश जी, समय नहीं है, राकेश जी, अब समय नहीं है, राकेश जी, समय नहीं है। सिद्धार्थ जी, आपकी आवाज नहीं जा रही, आपकी आवाज नहीं जा रही, आपकी आवाज नहीं जा रही, दोनों की नहीं जा रही। सर आवाज नहीं जा रही है, मैं बात कर लूं अब संदीप जी से, समय नहीं है मेरे पास। संदीप जी, ये जो चीख पुकारे डिबेट में बहुत दिखती है, लेकिन जमीन पर अगर हम बात करें, बीजेपी इवेंट में समझ में आता है, सामने आता है। अगर हम बात करें अभी जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी का सिलेक्शन होता है, उसके बाद जो इवेंट होता है, लेकिन कांग्रेस ने उस पर भी आपत्ति ली, न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़ से भी आपत्ति दर्ज की गई। तो क्या आपको लगता है कि जहां अच्छी चीजें हैं वहां पर समर्थन में खड़े होकर भी कांग्रेस जो है वो जनता से कनेक्ट हो सकती है? दूसरी बात यह कि प्रदेश का अगर बात की जाए, जिक्र किया जाए, मैनेजमेंट गुरु कहा जाता था जिस तरीके से बार बार जब सरकार में थे कमलनाथ जी को, क्या ज्यादा मैनेजमेंट जमाना राजनीति के लिए फिट नहीं बैठ पाया? क्योंकि प्रदेश का हर आदमी कर्जे में डूबा हुआ है, कर्ज लेकर ही सही लेकिन विकास के काम हो रहे हैं और वही शिवराज सरकार कर रही है। देखिए नाज़रीन जी, जहां तक आपने कांग्रेस की बात की राष्ट्रपति चुनाव को लेके, कहीं ना कहीं कांग्रेस फैसले लेने में देरी कर जाती है और जो फैसले आते हैं वो उल्टे पड़ जाते हैं कई बार। जैसे हिंदुत्व का मुद्दा है, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मंदिर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात ये आ गई कि वो बाद में उनने सिलसिला शुरू किया। दूसरी तरफ आपने विकास की बात की, स्वाभाविक सी बात है, कमलनाथ जी के मुकाबले मध्य प्रदेश में कोई राजनेता नहीं है। मैनेजमेंट की बात उनकी ये थी कि वो सदन में फ्लोर मैनेजर बहुत अच्छे थे, बड़े नेताओं को मैनेज करना उन्हें आता था। उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये रही कि वो जमीन पर जाके बहुत छोटे स्तर पर राजनीति नहीं की, और मध्य प्रदेश में जब आप प्रदेश की कमान आती है तो आपको वार्ड स्तर पर भी जाना पड़ता है। मुझे लगता है कि वो भोपाल की राजनीति के तो मैनेजर हो सकते हैं, लेकिन भोपाल के गोविंदपुरा की राजनीति के मैनेजर नहीं हो पाए। यही कारण है कि बड़ा अच्छे मैनेजमेंट की अभी भी जरूरत है। पंचायत चुनाव का एक ही चरण निपटा है, सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन पंचायत के रण में हमने देखा घमासान भी और साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी गरमाया है, लेकिन जनता फैसला करेगी। देखना होगा कि किसका दबदबा आने वाले वक्त में दिखाई देगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।